हाय। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने लोकोमोशन लॉक करते टाइम ये बोला था कि अगले लेक्चर में हम अब्डोमेन करेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अब्डोमेन डालते हैं, उदर, ठीक है। इसका टॉपिक, अरे यार ये कलर हाँ, इस अरे ये क्या हुआ। इसका हमारा टॉपिक है उदर, है ना, अब्डोमेन एंड जो जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे अब्डोमेन के साथ, ठीक है। चलो, अब्डोमेन जो है वो कौन सा रीजन है? हेड आया, फिर वक्ष आया, फिर उसके बाद उदर आता है ना। उदर सबसे नीचे का हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है। उदर जो हिस्सा है हमारा, वहां पे विंग्स नहीं होते हैं, है ना। वहां पे सिर्फ आपके क्या होता है, बॉडी पार्ट्स एसोसिएटेड होते हैं। अब्डोमेन का जो हिस्सा होता है इंसेक्ट के अंदर, सुनना इसको ध्यान से, जितना भी मैकेनिकल काम करना है बॉडी के अंदर इंसेक्ट में, जैसे उड़ना हो गया, चलना हो गया, है ना, सेंसरी काम हो गया, सेंसरी काम है वो एंटीना करेंगे, विंग्स कर लेंगे, लेग्स कर लेते हैं, और हमारे आईज कर लेती हैं, है ना। और जो थोरैक्स में है हमारा मैकेनिकल काम हो जाता है चलने का और उड़ने का। वेयर एज अब्डोमेन वाला जो एरिया है उसका मेजर फोकस है बॉडी के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे प्रजनन होना, रिप्रोडक्शन, उत्सर्जन होना, एक्सक्रीशन होना, पाचन होना, डाइजेशन होना। और क्योंकि इसके अंदर सिविलाइजेशन भी हो जाता है, तो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम भी अवेलेबल है, तो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र होना, चाहे प्रिमिटिव टाइप का ही है, चाहे पिछड़ा हुआ ही है, पर एग्जिस्ट तो कर रहा है। तो उस सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे टैकल किया जाता है? एब्डोमेन वाले एरिया के अंदर, ठीक है। ये हो गया बेसिक। अब हम देखते हैं, कीटों का शरीर 3 हिस्सों में विभाजित है, हमें पता है, हेड, थोरैक्स एंड अब्डोमेन, ठीक है। हेड में हमारे पास एंटीना है, आईज हैं, माउथ पार्ट्स हैं, थोरैक्स में हमारे पास विंग्स हैं, लेग्स हैं। अब्डोमेन वाला जो एरिया है वहां पे हमारी जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो हो रही हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सब जो मैंने बताया था। इसी को हम डाल लेते हैं। तीसरा विभाजित भाग का मतलब क्या है? थर्ड सेगमेंटेड पार्ट, है ना। 3 सेगमेंट है ना, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, तो उसमें ये थर्ड सेगमेंटेड पार्ट है, तीसरा विभाजित भाग यानी थर्ड सेगमेंट। पहले दो कौन? फर्स्ट हेड, ठीक है। देखो, फर्स्ट सेगमेंट बॉडी का, बॉडी इंसेक्ट बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट सेगमेंट हेड, सेकंड सेगमेंट थोरैक्स और थर्ड अब्डोमेन। ये डबल कॉमा का मतलब है कि ये सेम वर्ड यहाँ पे नीचे भी रिपीट होगा और वो यहाँ पे भी रिपीट होगा, ठीक है। और ये होता है एब्डोमेन यानी उदर। अब हम आते हैं कि इसका काम क्या है एब्डोमेन का। तो एब्डोमेन का काम है उदर में शरीर की आंतरिक प्रक्रियाएं, जैसे कि आंतरिक प्रक्रियाएं यानी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो भी हो रही हैं, जैसे श्वसन हो गया, प्रजनन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ईटीसी ईटीसी, कंट्रोल होता है, नियंत्रित और रेगुलेट होता है। ठीक है, ये काम है स्टमक का, अब सॉरी अब्डोमेन का, उदर का ये काम है। जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बॉडी में हो रही है, चाहे रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इस सब को नियंत्रण करने का काम जो है वो उदर के अंदर होता है। अब हम अगर एब्डोमेन का स्ट्रक्चर देखें नेक्स्ट, उसमें
अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर, यानी संरचना देखते हैं उदर की। तो उदर की संरचना में सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो ये होगी कि उदर जो होता है वो 9 से 11 सेगमेंट्स से मिलके बना होता है ना। लास्ट स्लाइड में मैंने ये बोला कि अब्डोमेन खुद थर्ड सेगमेंट है, बॉडी का थर्ड सेगमेंट है, उसके अंदर भी तो सेगमेंटेशन हो रहा है ना। तो खुद वो 9 से 11 सेगमेंट्स से मिलके अब्डोमेन बनता है। हर एक सेगमेंट में मतलब 9 से 11 खंड हैं, उन हर एक 9 से 11 खंडों में हर एक खंड में पार्ट होते हैं। टर्गाइट ऊपर की तरफ, स्टर्नाइट नीचे की तरफ, टर्गा, स्टर्ना, प्लूरा, प्लूरा बताया था ना मैंने 2-3 लेक्चर पहले आई गेस। तो वही हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। टर्गाइट ऊपर की तरफ, स्टर्नाइट नीचे की तरफ यानी वेंट्रल। जब आप उसे मैंने बताया था उल्टा करके देखेंगे तो जो प्लेट आपको देखने को मिलेगी वो स्टर्नाइट है, और साइड्स में है ना पार्श्व में आपको क्या देखने को मिलता है, प्लूरॉन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही इसके अंदर वो होते हैं। और तीसरी चीज ये कि कोई ट्रू लेग्स और विंग्स यहाँ पे नहीं होते हैं एब्डोमेन के अंदर, एक्सेप्ट कुछ लार्वल स्टेजेस होती हैं उनके अंदर पाए जा सकते हैं। पर अडल्ट इंसेक्ट में किसी के भी अंदर अब्डोमेन वाला जो क्षेत्र है वहां पे ना तो विंग्स पाए जाएंगे ना ही लेग्स पाए जाते हैं। तो हम यही इसके बारे में लिखते हैं। 9 से 11 सेगमेंट्स। 9 से 11 सेगमेंट्स से मिलके एब्डोमेन बनेगा। 9 से 11 सेगमेंट्स से मिलके बनेगा। हर एक सेगमेंट में हिस्से होते हैं, जैसे कि सबसे पहले टर्गाइट, TRGITE टर्गाइट, ये होता है ऊपर यानी डॉर्सल साइड पे। डॉर्सल यानी जब कीड़ा खड़ा हुआ है अपनी उसमें पोजीशन में और आप उसको ऊपर से देख रहे हो, ऐसे करके झुक के देख रहे हो, तो आपको ऊपर से दिखेगा टर्गाइट। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ होता है स्टर्नाइट। जब आप उसे उल्टा कर देंगे, ऐसे पलट देंगे इंसेक्ट को पेट के बल, तो स्टर्नाइट देखने को मिलता है। ये होता है वेंट्रल यानी नीचे की तरफ। ऊपर और नीचे मैं इस एस्पेक्ट में लिख रही हूँ कि तुम देख रहे हो उसको अपने एंगल से, है ना। तो और जो प्लूराइट हैं ये होते हैं लेफ्ट राइट यानी लेटरल यानी साइड्स में, है ना। लेटरल यानी साइड्स में ये होते हैं प्लूराइट। ठीक है, हर एक सेगमेंट इससे मिलके बना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट होगा कोई ट्रू लेग और विंग, यानी कोई पंख, ट्रू है ना, ट्रू ट्रू का मतलब है जो एक्चुअली लेग और विंग हो, पैर या पंख, वो नहीं पाया जाता है। नो का मतलब नहीं पाया जाएगा। एक्सेप्शन है इसका, अपवाद है, कुछ लार्वल स्टेजेस में पाया जा सकता है, बट लार्वल स्टेजेस में है तो वो ट्रू लेग या विंग नहीं है, वो बाद में डिजेनरेट हो जाएगा, वो बाद में अडल्ट में किसी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अपवाद इसका है कुछ लार्वल स्टेजेस में। कुछ लार्वल स्टेजेस में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, पर वो ट्रू नहीं है, वो बाद में डिजेनरेट हो जाएगा। तो एक्चुअल स्टेटमेंट है कि कोई ट्रू लेग या विंग नहीं है, ये पार्ट्स हैं और 9 से 11 सेगमेंट से मिलके हमारा एब्डोमेन जो है वो बनता है। अब हम इसमें एक बार ये टर्गाइट, स्टर्नाइट और प्लूराइट का वो देखेंगे डायग्राम। कि ये किस तरीके से दिखते हैं। एक्चुअली इनका काम है प्रोटेक्ट करके रखने का इंसेक्ट को। इसका डायग्राम वैसे मेरे हिसाब से रहने दो, इतनी ज़रूरत नहीं है, थ्योरी में भी याद रह जाएगा तो बहुत है। ये क्या एक्चुअली लेयर्स होती हैं, तो लेयर वाइज ये प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलो आगे देख लेते हैं फंक्शन क्या क्या है स्टमक के। स्ट्रक्चर देख लिया, दूसरी चीज़ फंक्शन, कार्य क्या करेगा। ठीक है,
कार्य के अंदर ये क्या करता है, देखो सबसे पहले ये करता है डाइजेशन, मैंने बताया था। पाचन, पाचन में क्या, एलिमेंट्री कैनाल होती है इसके पास। एलिमेंट्री कैनाल को मतलब इसके पास कोई ट्रू, इंसेक्ट्स के पास ट्रू स्टमक जैसा कुछ नहीं होता है, पर उनके पास एलिमेंट्री कैनाल एक पूरी होती है, जिसमें ऐसा कोई स्ट्रिक्ट ऑर्गन नहीं है, पर एक पूरी कैनाल है जहाँ पे रफली वो डाइजेस्ट कर लेते हैं अलग अलग पार्ट्स की वजह से। रेस्पिरेशन के लिए स्पाइरेकल्स होते हैं उसके पास। रिप्रोडक्शन के लिए जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, है ना, जो कि उसको एनल स्टाइल होता है। जैसे एनल स्टाइल जो है वो क्या करता है, कॉपुलेशन में मदद करता है मेल्स को, जब उन्हें फीमेल को पेनिट्रेट करना होता है अपना जो भी स्पर्म है और जो गैमीट है वो ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो हमने 3 चीजें देखी, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन। सबसे पहला काम के अंदर पाचन। पाचन के लिए हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होती है। दूसरे नंबर पे आता है श्वसन। श्वसन के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। स्पाइरेकल्स होंगे। और तीसरा होता है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। प्रजनन के लिए हमारे पास जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे ह्यूमंस में पीनस होता है, वजाइना होता है, जो कि जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, वैसे ही इनके पास जेनाइटल, इंसेक्ट्स के पास भी अपने अपने जेनाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, है ना, जनन अंग होते हैं। अब अब्डोमेन के हम स्पेशल अपेंडेजेस देख लेते हैं, कुछ विशेष उपांग देख लेते हैं जो कि अब्डोमेन में है। विशेष उपांग देख लेते हैं, अपेंडेजेस जो कि स्टमक में है। ठीक है, सबसे पहले जो आती है उसको हम बोलते हैं सरसाए, और हम इसको एनल सरकाए भी बोलते हैं। ये क्या करती है, ये बेसिकली सेंसरी रोल प्ले करती है परसेप्शन में, कि मतलब जैसे कोई भी आसपास डेंजर आया, कुछ भी आया, जैसे कॉकरोचेस है, कॉकरोचेस की सरसाई जो है वो क्या करती है, जैसे ही उनको कुछ आसपास दिखा डेंजर, वो वहां से भाग जाएंगे, है ना, तो वो उसमें हेल्प करती है। और ये मेटिंग और डिफेंस में भी रोल प्ले करती है। मेटिंग में ये क्या करते हैं, एनल सरसाई जो होती है वो कॉपुलेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है, मेटिंग में हेल्प करती है। तो सबसे पहला होता है सरसाई, जिसको ये है सेंसरी उपांग। सबसे पहला आता है इसके अंदर सरसाई, CERCI, सरसी हिंदी में बोलते हैं इसको। ये है सेंसरी उपांग। ठीक है, ये किस में मदद करता है, ये होगा स्मॉल यानी छोटा, पेयर्ड अपेंडेज है ये, पेयर्ड यानी जोड़ी में होगा, साइज में छोटा होगा, है ना, पेयर्ड होगा, स्मॉल होगा। कुछ इंसेक्ट्स में ये होगा, और कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, यहीं लिख देती हूँ आगे, कुछ कीटों में ये 2 चीजें करने में हेल्प करता है। डिफेंस, पहला तो डिफेंस यानी कोई खतरा आया तो उसके प्रति अपना जब आप रिएक्शन देंगे डेंजर के प्रति, और दूसरा होता है मेटिंग। मेटिंग यानी बच्चे पैदा करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, कॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, है ना, वो करने में। दूसरा जो होता है स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं ओविपोजिटर। दूसरा स्ट्रक्चर है ओविपोजिटर, ओवी, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर होता है ओविपोजिटर। ये बेसिकली अंडे देने का काम करेगा, एग ले करने का काम करता है। एग्स को सबसे सेफ लोकेशन जो मिलती है रहने के लिए बॉडी में फीमेल की, वो होता है ओविपोजिटर। ठीक है, जैसे मान लो हमारे फीमेल्स में, हालांकि कंपेयर नहीं करना चाहिए इंसेक्ट्स और ह्यूमंस को, क्योंकि आसपास के ऑर्गेनिज्म नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर के हैं और बहुत ज़्यादा इनमें डेवलपमेंट और मॉडिफिकेशन में डिफरेंस है। पर जैसे हमारे फीमेल में यूट्रस होता है
है ना, गर्भाशय होता है, वैसे ओविपोजिटर है, वो अंडे भी देने का काम करता है ओविपोजिटर, और दूसरा काम वो उनको सेफ प्लेस पे स्टोर भी करके रखने का काम करता है। कुछ इंसेक्ट्स के अंदर लॉन्ग और नीडल लाइक ओविपोजिटर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट अंडे देने में, दूसरा पॉइंट अंडों को सुरक्षित स्थान पर स्टोर करके रखना जब तक ले करने का टाइम नहीं आ रहा, जब तक अंडे देने का टाइम नहीं है तब तक उनको स्टोर करके एक सेफ सुरक्षित जगह पे रखने का काम भी ओविपोजिटर के अंदर होता है। और ये कुछ इंसेक्ट्स के अंदर स्ट्रक्चर, कुछ इंसेक्ट्स में है ना, ये तुम्हारा वर्क कि तुम देखना कौन से इंसेक्ट के अंदर ये नीडल लाइक देखने को मिलेगा, एक एग्जाम्पल लिखोगे तो अच्छा रहता है। बाकी कुछ इंसेक्ट्स के अंदर ये होगा लॉन्ग यानी लंबा, और सुई के जैसा, नीडल लाइक यानी सुई के आकार का, सुई नुमा इसकी संरचना देखने को मिलती है, लंबा और सुई नुमा, ठीक है। तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो होता है स्टाइली, स्टाइली, स्टाइलस, कुछ भी कह लो, है ना। ये है वेस्टिजियल अपेंडेज, मतलब ये ऐसी अपेंडेज है, एक ऐसा उपांग है जो कि जो पिछड़े हुए इंसेक्ट्स थे प्रिमिटिव, जैसे सिल्वर फिश, सिल्वर फिश कौन होती है, सिल्वर फिश किताबों को खाती है ना, कपड़ों को खाती है, वो वाली इंसेक्ट है। तो उनके अंदर, प्रिमिटिव इंसेक्ट्स के अंदर स्टाइलाई देखने को मिलता था, पर अब वो एक वेस्टिजियल अपेंडेज बन चुका है। एडवांस जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। वेस्टिजियल अपेंडेज मतलब अवशेषी उपांग है। अवशेषी उपांग का मतलब जो पूर्वज थे, जो पिछड़े हुए प्राणी थे, उनके अंदर पाया जाता था, उनके अंदर इसका कुछ काम था, यहाँ नहीं है, अब एडवांस्ड वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिल्वर फिश, इसका साइंटिफिक नेम तो मत करना सर्च, पर इसका हिंदी सर्च कर लेना, प्रिमिटिव इंसेक्ट्स में, प्रिमिटिव यानी पिछड़े हुए, जो पिछड़े हुए कीट हैं उनके अंदर, है ना, ठीक है। एडवांस्ड इंसेक्ट्स जो हैं उनके अंदर ये नहीं मिलता है। एडवांस यानी जो पूर्ण रूप से विकसित जो कीट हैं, एडवांस किस आधार पे, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, ओवरऑल जो विकसित हैं अच्छे से, उनमें नहीं ये पाया जाएगा। ये हमारा हो गया है, ये हमारा हो गया है एब्डोमेन के अपेंडेज के। एब्डोमेन में ये 3 अपेंडेजेस हैं, ये 3 अपेंडेजेस याद होने चाहिए। इसके बाद आते हैं, इसके बाद अपेंडेज क्या काम करते हैं ये हमें पता ही है। अपेंडेजेस क्या होते हैं, शरीर से जुड़ी हुई आउटग्रोथ है ना, जो इंसेक्ट की बॉडी में है, और हर एक अपेंडेज का अपना खुद का एक फिक्स काम होगा, ठीक है। संधियुक्त भाग हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, जो कि अपने मूवमेंट, फीडिंग, सेंसिंग, इस सब के लिए करते हैं। एब्डोमेन यहाँ पे हमारा वो हो जाता है। एक बार हम ये ओविपोजिटर का वो देख लेते हैं डायग्राम। देखो एक रफ सा डायग्राम बनाते हैं। ये इंसेक्ट का लास्ट पार्ट है, एब्डोमेन वाला पार्ट है बॉडी का। ठीक है,
अरे यार, चलो ड्यू टू सम ग्लिच हम वो डायग्राम एक बार वापस बना लेते हैं जो हम abdomen का डायग्राम बना रहे थे। ये इसके ओविपोजिटर्स हैं। एक सेकंड, ये वाला स्ट्रक्चर ओविपोजिटर है, ठीक है। इसमें ये होगा सरकाय, यहाँ पे छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है सरकाय, मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ऊपर हम डिवीजन देते हैं, ये टर्गाइट्स हैं। जो हम प्लेट्स देख रहे थे ना कि ऊपर सेगमेंट में, हर सेगमेंट में ऊपर प्लेट्स होती हैं, ठीक है। और ये नीचे की तरफ जो प्लेट्स थी, इनको हम स्टर्नाइट्स बोल रहे थे। एंड देयर कम्स, यहाँ बीच में स्पाइरिकल्स, ये बीच बीच में छोटे छोटे जो डॉट्स हैं ये स्पाइरिकल्स हैं, ठीक है। ये इस पे, यहाँ पे ये वो होते हैं, थोड़े से आप हेयर्स बना देंगे, ठीक है। अब हम इसकी अगर लेबलिंग करें, ठीक है, तो हम देखते हैं ये एब्डोमेन वाला पार्ट है, उसमें ये जो है ये स्पाइरिकल्स हैं सारे ही, है ना। मैंने सिर्फ 3 डाले हैं पर आप सारे ही ध्यान रखना, सारे ही ये स्पाइरिकल हैं। ये किसमें, श्वसन में काम करते हैं। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं स्टर्नाइट्स, है ना, जो कि वेंट्रल हैं, कीट में नीचे की ओर हैं। जब आप उसे उल्टा करेंगे तब आपको दिखेंगे। ऊपर जो है ये टर्गाइट की प्लेट्स हैं, तो ये टर्गाइट्स हैं। ये होंगी डॉर्सली, ठीक है। ये कहाँ होती हैं, डॉर्सली। उसके बाद ये पीछे की तरफ आता है ओविपोजिटर, ये, ठीक है। ये है ओविपोजिटर। ये क्या कर रहा है, एग ले करने में काम कर रहा है, एग्स को स्टोर करने में। इसका नाम ही ओविपोजिटर है, यानी एग ले करना और एग्स को स्टोर करना। उसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं सर्कस, सरकाए, सर्कस, एनल सरकाए, जो आप इसको समझना चाहो, ठीक है। ये CRCI है। ये हमने बना लिया एक जनरलाइज्ड अब्डोमेन का स्ट्रक्चर। एक जनरल एब्डोमेन का, इंसेक्ट का जो एब्डोमेन है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इसके बाद हम अपेंडेजेस के बारे में, इसको देख लेना, इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। इसके बाद हम अपेंडेजेस पे आते हैं। तो अपेंडेजेस क्या है, संधि युक्त उपांग हैं जो कि शरीर से जुड़े हुए हैं। मैं वर्बली बता देती हूँ डेफिनेशन। खाने में, है ना, डाइजेशन में, सेंसेशन में, हर चीज़ में रोल प्ले करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ये तो हो गई बेसिक एंटी अपेंडेजेस की डेफिनेशन। इसके बाद 3 तरीके के अपेंडेज, 3 तरीके के उपांग हमने देखे। बिल्कुल ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाना है इसका। 3 तरीके के हमने उपांग देखे। हेड में जो उपांग थे, सिर के क्षेत्र में, फिर थोरैक्स में, और अब्डोमेन में। ठीक है, ये 3 क्षेत्र थे, तीनों क्षेत्रों में हमने उपांग देखे। हेड के अंदर आते हैं एंटीना, मुखांग यानी माउथ पार्ट्स,
आईज, कंपाउंड और ओसिलाई दो तरीके के नेत्र थे। थोरैक्स में हमारे पास आएगा लेग्स एंड विंग्स, पंख और पैर। अब्डोमेन में मैंने अभी कराया है सरसाई, स्टाइलाई, ओविपोजिटर। ठीक है, अब जब मैंने तुमको लेग करवाया था, ये तो हो गया बेसिक वो, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया कि ये अपेंडेजेस होंगे। इसके बाद जब मैंने तुमको लेग करवाया था तो वहां मैंने तुमको उसके पार्ट बताए थे, मैं दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले होता है कॉक्सा, जो बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। कॉक्सा के बाद आता है ट्रोकैंटर। ट्रोकैंटर फीमर और कॉक्सा के बीच में एक छोटा सा एक वो बनाता है, एक तरीके से एक जॉइंट बनाता है। फिर इसके बाद आता है फीमर। फीमर को कहते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग पाया जाता है ये, है ना, जो जंपिंग वाले इंसेक्ट्स जो जंप करते हैं उनके अंदर, ग्रास हॉपर टाइप, मैंने बताया भी था। फीमर इसका मॉडिफाइड होता है। फीमर, फीमर के बाद आता है टीबिया, टीबिया के बाद आता है टार्सस। ठीक है, कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस, ये है इसका याद करने का तरीका। ठीक है, CTFTT, ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, CTFTT, पार्ट ऑफ लेग्स, CTFTT। डायग्राम ऑलरेडी करा चुकी हूँ। टाइप ऑफ लेग्स भी हमको पता है, एक बार यहीं लिख लेते हैं, टाइप ऑफ लेग्स। कौन से लेग्स के टाइप थे हमारे पास? तो सबसे पहले हमारे पास कर्सोरियल था। कर्सोरियल लेग से हम क्या कर रहे थे? कर्सोरियल लेग से हम भाग रहे थे, जैसे कॉकरोच था वो भाग रहा था तो वो कर्सोरियल टाइप का लेग था। फिर सॉल्टेटोरियल था, सॉल्टेटोरियल से क्या कर रहे थे? जंप कर रहे थे, ये मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। साल्टोटोरियल लेग जो था उससे हम जंप कर रहे थे, किसके अंदर हो रहा था ये हो रहा था ग्रास हॉपर के अंदर, ये ए है ना, साल्टाटोरियल। थर्ड जो था वो था हमारे पास नाटाटोरियल, जो स्विमिंग में मदद कर रहा था, जिसमें वाटर बीटल्स थे। ये हो गए 3 टाइप के लेग्स, कर्सोरियल, सैल्टेटोरियल और नाटाटोरियल। उसके बाद एक चौथा था जिसको रेप्टोरियल कह रहे थे, जो प्रेइंग मेंटिस में था, मैंने बताया भी था। रेप्टोरियल ये कर रहा था प्रे करने में, शिकार करने में, पकड़ने में मदद, है ना, तो ये था प्रेइंग मेंटिस के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम इंसेक्ट कर चुके हैं, लेग कर चुके हैं। अब हम देखेंगे विंग्स। विंग्स का अटैचमेंट भी हम कर चुके हैं। गिव मी अ सेकेंड, 1 सेकेंड देना बस। मैं तुमको एक बार थोड़ा सा ऐसे रफ वो बना के बता देती हूँ, हालांकि तुम समझ तो शायद नहीं पाओगे कि क्या डिफरेंस है। ऐसा करना, इसके जो टाइप ऑफ लेग के जो डायग्राम है, इसको तुम एक बार जाके बस देख लेना ढंग से कि जो कर्सोरियल है वो किस तरीके से दिख रहा है, सैल्टेटोरियल कैसे दिख रहा है, नेटेटोरियल कैसे दिख रहा है। हालांकि इसको जो डायग्राम को तुम देखोगे, चाहे मैं बनवा भी दूं यहाँ पे, उसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है ना, तुम उसे एग्जाम में बना के आओगे तो कोई सेंस बन रहा है, और ना उसको तुम देखोगे तो उसको तुमको उसको देख के कुछ याद रहने वाला है। तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि रेप्टोरियल प्रेइंग मेंटिस में है। मैंने बताया था इनको याद करने का तरीका, इनके एग्जाम्पल्स याद कर लो। जैसे नेटेटोरियल में वाटर बीटल था, तो वाटर बीटल है, वाटर में है, यानी वो तैर रहा है, वो स्विमिंग करने में मदद कर रहा है। सॉल्टेटोरियल में ग्रास हॉपर याद करो, जंप करने में हेल्प कर रहा है। कर्सोरियल में कॉकरोच याद करो, रन करने में हेल्प कर रहा है। रेप्टोरियल में प्रेइंग मेंटिस, नाम में ही प्रेइंग है यानी शिकार कर रहा है, तो पकड़ने में मदद करेगा। इस तरीके से इसे याद करना, ठीक है। इसके बाद आता है विंग्स अटैचमेंट। कहाँ होंगे? मीजो और मेटाथोरेक्स पे, है ना। यूजुअली 2 पेयर के होते हैं, आगे वालों को फोर विंग्स बोलते हैं, पीछे वालों को हम हाइंड विंग्स बोलते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो विंग्स में भी टाइप ऑफ विंग्स मैंने बताए थे, मेम्ब्रेनस था, इलाइट्रा था, हीम इलाइट्रा था, स्केली थे, है ना। तो 4 टाइप के विंग्स हो गए।
ये हम क्योंकि अपेंडेजेस रिवाइज कर रहे हैं, कहाँ होते हैं, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, और 2 पेयर आगे वाले जो विंग्स होते हैं उनको बोला जाता है फोर विंग्स, जो पीछे होंगे उन्हें हाइंड बोलते हैं, हाइंड विंग्स। ठीक है, 4 विंग्स हो गए, हाइंड विंग्स हो गए। ठीक है, 4 तरीके के इसके टाइप्स हो जाएंगे। मेम्ब्रेनियस, झिल्लीदार जो हैं, पतले हैं। इलाइट्रा, स्केली विंग्स हो गए जिन पे स्केल्स बने हुए हैं, और हीम इलाइट्रा, वाटर बीटल्स के अंदर और इनके अंदर थे ना ये। इनके एग्जाम्पल्स याद रखना, वही जैसे लेग्स याद किए थे वैसे ही। ठीक है, स्केली, इलाइट्रा, हीम इलाइट्रा। हीम इलाइट्रा बग्स के अंदर थे। ये हो गया हमारा कि टाइप ऑफ विंग्स। ठीक है, इसके बाद विंग्स का है ना, लेग्स का, और ये जो हमने अपेंडेजेस देखी हैं, इनको जब हम लोकोमोशन से इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन यानी जब हम मिला देते हैं इनको, इंटीग्रेशन कर दिया हमने, किसका इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना होता है ना, दोनों को जोड़ के जब देखेंगे उपांग को गमन के साथ, लोकोमोशन के साथ। ठीक है, तो आपको क्या स्टेटमेंट्स लिखने को मिलते हैं, हमको क्या स्टेटमेंट्स इस पॉइंट पे देखने को मिलते हैं? हमको ये देखने को मिलता है इस पॉइंट पे कि जो लेग्स हैं वो वॉक करने में मदद कर रहे हैं, जंप करने में मदद कर रहे हैं, है ना, स्विम करने में मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्लाई करने में भी लेग्स का रोल है, मतलब फ्लाई करने से पहले और फ्लाई करने के बाद जब आप वापस आएगा वो इंसेक्ट, विंग्स उसको डायरेक्टली उड़ने में हेल्प कर रहे हैं। एब्डोमेन बैलेंस दे रहा है और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट हो जाएंगे। पंख जो है वो उसको उड़ने में मदद करते हैं, और अब्डोमन यानी उदर जो होगा, उदर जो होगा वो क्या करने में हेल्प करेगा इसको? अब्डोमन जो होता है वो 2 चीजें करता है, एक तो संतुलन देगा यानी बैलेंस, और जो शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं, यानी फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो दोनों करने में कौन हेल्प करता है? एब्डोमेन। ठीक है, दिस वे ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। यहाँ पे हमारा लोकोमोशन और अब्डोमेन वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। हमने ऑलमोस्ट 9 स्लाइड्स में अब्डोमेन वाला पार्ट वो कर लिया, फिनिश कर लिया। ठीक है, यहाँ से शुरू किया था, तीसरा भाग है, थर्ड सेगमेंट है। ठीक है, ये थर्ड सेगमेंट हो गया एब्डोमेन।
ऊपर जो इसमें होगी जितनी भी आंतरिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे कि श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आते हैं कितने सेगमेंट्स, याद रखना 9 से 11 सेगमेंट्स। हर सेगमेंट में टरगाइट, स्टर्नाइट, प्लूराइट होता है, ठीक है, आगे डायग्राम में भी है। ट्रू लेग है भाई, ट्रू लेग इसमें, ट्रू लेग या विंग इस पार्ट में नहीं होता है, इस सेगमेंट में। एक्सेप्शन ये है कि कुछ लार्वल स्टेजेस में हो सकता है, पर वो बाद में खत्म हो जाएगा, वो बाद में डिसअपियर हो जाता है। काम क्या है इसका, डाइजेशन में क्या होगा, इसके पास एलिमेंट्री कैनाल होती है, श्वसन में इसके पास स्पाइरिकल्स होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए इसके पास जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। आगे जब हम इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस देखते हैं ना, हम एक एक एक्टिविटी का हम लेक्चर रखेंगे, रिप्रोडक्शन का अलग, रेस्पिरेशन का अलग, डाइजेशन का अलग, तो वहाँ हम अच्छे से देखते हैं कि इसके पास पाचन तंत्र में क्या क्या ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसे अंग हैं जो इसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लाइक दैट हम सारा आगे डील करेंगे डिटेल में। विशेष उपांगों में हमारे पास अब्डोमेन की बात हो रही है यहाँ पे, तो सरसी है जो कि सेंसरी भी है, मेटिंग में भी रोल प्ले कर रहा है, फिर ओविपोजिटरी ये एग ले करने में रोल प्ले करेगा, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स में ये लॉन्ग निडल लाइक भी होता है। स्टाइलाई जो है वो वेस्टिजियल है, पुराने इंसेक्ट्स में था, पिछड़े हुए इंसेक्ट्स में, जैसे कि सिल्वर फिश, ठीक है, एडवांस इंसेक्ट्स में नहीं है। ये डायग्राम हो गया एब्डोमेन का एक जनरलाइज्ड डायग्राम। अगर आप एब्डोमेन की मॉर्फोलॉजी और एब्डोमेन के स्ट्रक्चर के और पार्ट्स की बात करें तो आप एग्जाम में ये डायग्राम बहुत आराम से बना के आ सकते हो, इट्स गुड, नो इश्यूज। इसके बाद अपेंडेजेस में हेड के अपेंडेजेस, थोरेक्स के और एब्डोमेन के मैंने लिखवा दिए। इसके बाद ये लेग के पार्ट CTFTT, ठीक है, इसका डायग्राम हम बहुत बार देख चुके हैं। टाइप ऑफ लेग्स में मैंने बताया इंसेक्ट्स याद रखना जो इसके एग्जाम्पल हैं, अपने आप तुमको इसका फंक्शन याद हो जाएगा कि कौन सा टाइप का लेग कौन सा काम करता है। इसके बाद विंग्स में मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, 2 पेयर्स, ये ध्यान रखना कि आगे वालों को 4 विंग्स बोलते हैं, पीछे वालों को हाइंड विंग्स बोलते हैं। इसके भी टाइप का बेस्ट तरीका है, आप एग्जाम्पल याद रखो, आपको ये अपने आप विंग का फंक्शन याद हो जाएगा कि इसका क्या फंक्शन है। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कलेक्टिवली हमको कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए और वो हमको पूछे कि भाई क्योंकि थोरैक्स एब्डोमेन पार्ट्स, हेड थोरैक्स एब्डोमेन सेगमेंट है उसकी बॉडी के, और ऑब्वियसली इंसेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो जब आप सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर देंगे तो वो किस तरीके से होंगी, तो वो इस तरीके से देखने को मिलती हैं, ठीक है। चीज़ों को ओवरली सिंप्लीफाई कर देना और चीज़ों को ओवरली कॉम्प्लिकेट कर देना, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं जो दोनों ही हमको हमारे नोट्स में बहुत अच्छे से करनी आनी चाहिए, जो हम दोनों करके चल रहे हैं। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो होगा फिजियोलॉजी का लास्ट मॉर्फोलॉजी का लास्ट लेक्चर, यानी जो बाह्य संरचना के बारे में हम अब तक देख रहे थे, जितने 7-8 लेक्चर हमने किए हैं, लास्ट होगा मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस के अंदर हम देखेंगे कि कैसे इंसेक्ट अपनी स्किन शेड करके, है ना, जिसको कायांतरण बोलते हैं, अपनी काया का परिवर्तन करके ग्रोथ करते हैं, है ना, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट, ऐसे स्टेजेस में वयस्क बनते हैं, अडल्ट स्टेज में जाते हैं। किस तरीके से, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ कि हम क्या करेंगे, किस तरीके से उसके अंदर कितने टाइप की मेटामॉर्फोसिस होती है ना, कौन सी मेटामॉर्फोसिस में कितनी स्टेजेस होती हैं, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे लार्वा के टाइप देखेंगे, प्यूपा के टाइप देखेंगे, लाइफ साइकिल देखेंगे कुछ इंसेक्ट्स की, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हम हार्मोनल कंट्रोल की बात कर रहे थे, मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी बताया था, हॉर्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेटामॉर्फोसिस में, है ना, और वो बहुत, ये वाला पार्ट बहुत वेटेज भी होल्ड करता है। इसके बाद हम देख लेंगे कि हमारे फील्ड में, एग्रीकल्चर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना, कैसे हम मेटामॉर्फोसिस समझ के लाइफ साइकिल समझते हैं, लाइफ साइकिल समझ के हम ये समझते हैं कि कौन सा इंसेक्ट कौन सी स्टेज में लाइफ के सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कैटरपिलर जो होता है, जो कि लार्वल स्टेज है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है क्रॉप्स के लिए, तो हम उसी हिसाब से फिर पेस्टिसाइड डेवलप करें, उसी हिसाब से हम दवाइयाँ डेवलप करें, इंसेक्टिसाइड वगैरह, सॉरी नॉट पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स डेवलप करें, उस तरीके के प्लान्स हम लाएं कि वो उस इंसेक्ट को ईजीली डैमेज कर दें और हमारी क्रॉप जो है वो बच जाए। हम ये भी समझेंगे, जैसे हनी बी है, हनी बी कौन सी स्टेज में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कॉज करवाएगी, सबसे ज़्यादा हमारे काम आएगी, तो हम बेनिफिट और हार्म दोनों एस्पेक्ट में इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ हम मेटामॉर्फोसिस डील करेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड या टेक केयर, बाय बाय।